Hello everyone, I am Riya Raizada and welcome to our channel Acadurgy. So today we will again talking about essay writing and what are the important aspects that you can keep in mind while writing your essay in examination. Okay, so हमने पिछले lectures में बहुत सारी चीज़ों की बात करी थी, तो those who don't watch those lectures, just go through them and just go through the lecture of essay writing as well. So उसमें हमने बिगनिंग कैसे करना है, बीच का स्ट्रक्चर कैसे रखना है, देन आपका कंक्लूजन कैसे रखना है, उसके बारे में डिटेल में बात किया था। और आज हम और चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो आपके essay राइटिंग में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ओके, सो it is important to mention reports. Okay, first thing is it is important to mention reports, data, statistics. Okay, if any, to make your content more rational एंड प्रोडक्टिव। ठीक है, आपके कंटेंट को रैशनल बनाने के लिए, प्रोडक्टिव बनाने के लिए रिपोर्ट्स का मेंशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, डाटा का मेंशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन सब चीज़ों का आपको मेंशन करना ही पड़ेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल फैक्ट्स आपको थोड़े से दिखाने पड़ेंगे। ओके, और यू हैव टू बी लॉजिकल। लॉजिक बहुत ज़रूरी है ऐसी राइटिंग में। एंड यू हैव टू बी ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्रिटिकल भी होना आपका बहुत ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है ऐसे राइटिंग के लिए। ठीक है, जब आप डाटा शो करते हो, रिपोर्ट्स शो करते हो, स्टैटिस्टिक्स शो करते हो, तो आपके फैक्ट्स जब आपके पास होते हैं तो एग्जामिनर को लगता है कि आप जो चीज़ें बोल रहे हो, मतलब आपकी चीज़ों में बेसिकली दम आ जाता है, जैसे कहते हैं ना, एक बेसिकली रेलेवेंस आ जाता है कि आपने जो बोला है उसको सपोर्ट करने के लिए आपके पास फैक्ट्स भी है। जैसे कहते हैं ना, किसी भी मर्डर को साबित करने, सॉरी, क्राइम को साबित करने के लिए आपके पास सबूत होने चाहिए, तो आपको अपने ऐसे के व्यू पॉइंट्स को भी साबित करने के लिए उसमें थोड़े बहुत फैक्ट्स और फिगर्स डालना पड़ेगा, जिससे आपकी बात ऑथेंटिक लगे और रेलिवेंट लगे और रैशनल भी लगे एट द सेम टाइम। ओके, सो दीज आर द थिंग्स यू कैन कीप इन माइंड। देन आता है क्रिएटिव अप्रोच। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे क्रिएटिविटी दिखाई है ना, आपको भी अपने ऐसे में वैसे ही क्रिएटिविटी दिखानी है। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग होनी चाहिए आपकी अप्रोच। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग होनी चाहिए, क्रिएटिव होनी चाहिए। ठीक है, ब्रेन स्टॉर्मिंग थोड़ी बहुत करने की आदत होनी चाहिए। और वो सब कैसे आता है? जब आप पढ़ते हो। ठीक है, जब आप कंटिन्यूसली किसी चीज़ को पढ़ते हो तभी आपको ये सब चीज़ों की आदत पड़ती है। ठीक है, इसलिए मैंने कहा कि स्टार्ट रीडिंग। रीड करना इन सब चीज़ों से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका पहला स्टेप जो होना चाहिए ऐसे राइटिंग के लिए, वो होना चाहिए कि आप पढ़ना स्टार्ट करो। पढ़ने के बाद उसको लिखने की कोशिश स्टार्ट करो। उसके बाद भाई ये सब चीज़ें आती है कि आउट ऑफ द बॉक्स सोचो, क्रिटिकल थिंकिंग रखो, या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच रखो। ये सब बाद में आता है। सबसे पहले तो आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा, टॉपिक्स को उनकी रेलेवेंस को समझना पड़ेगा, तभी आप उसमें कुछ कर सकते हो। आउट ऑफ द बॉक्स कब जा सकते हो आप? जब आप इनटू द बॉक्स हो एटलीस्ट। ठीक है, तो बेसिकली मेरा कहने का पॉइंट ये है कि जब आपको बेसिक पता होगे तभी आप उसको एनहांस करके और अच्छा लिख। Okay, you have to be a beginner, then you will become intermediate, then you will become advanced. ठीक है, लर्नर भी ऐसे ही स्टेजेस पे होता है। तो उसके लिए आपको बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा। बहुत सारा क्या, थोड़ा बहुत ही पहले से स्टार्ट कर दो, मजा आएगा, फिर और अच्छे से पढ़ोगे। ओके, सो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। प्रॉब्लम अप्रोच और प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच होना चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए आपको। ठीक है, ब्रेन स्टॉर्मिंग, थिंकिंग, इंस्पिरेशन, विजन एंड आइडियाज़। ठीक है, थोड़ा रिसर्च करना है। ठीक है, हर टॉप ऐसा करा करो, कोई भी, जैसे आज एडिटोरियल में टॉपिक आया एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, तो एक शीट पे नोट्स बना दो, बेसिकली पॉइंटर्स बना दो। आप ये सब चीज़ें एम्प्लॉयमेंट में अगर कोई टॉपिक आए, ठीक है, कोई ऐसे आए, तो आप ये सब चीज़ें इंक्लूड कर सकते हो अपने एग्जाम में। ओके, हर टॉपिक से रिलेटेड अपने पास एक नोट मेकिंग रखो। ओके, पॉइंटर्स रखो, और जब एग्जाम लिखने जाओ उससे पहले उन पॉइंटर्स को रिवाइज कर लो। ओके, अगर आपके पास बेसिक थिंकिंग होगी, अगर आपके पास बेसिक, जिसे कहते हैं ग्राउंड लेवल थिंकिंग भी होगी, तो आप उसको एग्जाम में जाके और ज़्यादा अप कर सकते हो। आप उसको आउट ऑफ द बॉक्स भी पहुंचा सकते हो। सो यू शुड, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड गेट इन टू द बॉक्स। ठीक है, ओनली देन यू कैन रीच टू आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। ओके, सो पहले अपने बेस को स्ट्रॉन्ग करो। किसी भी बिल्डिंग की नींव बहुत स्ट्रॉन्ग होना जरूरी होता है, तो पहले उस बेस को स्ट्रॉन्ग करो, उसके बाद आउट ऑफ द थिंकिंग और क्रिएटिव थिंकिंग की बात आती है। ओके, देन माइंड मैप्स। माइंड मैप्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, जैसे कि आपने ये देख रहे हो, यहाँ पे मैंने एनवायरनमेंट टॉपिक लिया। ठीक है, एनवायरनमेंट मैंने लिया। ओके, यहाँ मैंने एनवायरनमेंट लिया।
तो यहाँ मेरे दिमाग में ना चीज़ें आ जानी चाहिए फटाफट से कि अगर मैं एनवायरनमेंट के ऊपर लिखना चाहती हूँ तो मैं क्या क्या बोल सकती हूँ, ठीक है, मैं क्या क्या किस किस चीज़ के बारे में बात कर सकती हूँ। तो इसको कहते हैं माइंड मैप, ठीक है। मैं बात कर सकती हूँ लैंडस्केप के बारे में, ठीक है, मैं बात कर सकती हूँ वाटर के बारे में, ओके। अब वाटर में मैं क्या क्या बात कर सकती हूँ, वाटर में मैं वाटर की क्वालिटीज़ के बारे में बात कर सकती हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं एक्वाकल्चर के बारे में भी बात कर सकती हूँ, ओके। उसके बाद में अब मैंने ये सब चीज़ें डिस्कस कर ली, अब मैंने थ्योरेटिकल चीज़ें और जितनी भी बुकिश लैंग्वेज थी वो तो डिस्कस कर ली। अब मैं क्या कर सकती हूँ, पॉलिसी मैनेजमेंट के बारे में बात कर सकती हूँ। भाई गवर्नमेंट ने, सरकार ने जो भी एनवायरमेंटल पॉलिसीज लाई हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन आपकी कंट्री में जो एनवायरमेंट एक्शन के लिए काम कर रही हैं, एनजीओज वगैरह, उनको भी आप इनफैक्ट इंक्लूड कर सकते हो, ओके। और इम्पैक्ट्स क्या हैं, ठीक है, एनवायरमेंट के, ग्लोबल वार्मिंग वगैरह, इन सब चीज़ों की क्या इम्पैक्ट्स हैं, इसको भी आप इंक्लूड कर सकते हो। तो इस तरह की माइंड मैप आपके दिमाग में ना बन जानी चाहिए। और ये कब बनते हैं, ऐसे ही करके आप एक डायग्राम बना के हर टॉपिक पे माइंड मैप्स बना सकते हो। कि फॉर एग्जांपल इसके जगह अगर एम्प्लॉयमेंट होता तो आप क्या क्या चीज़ें उसमें रखते हैं। आप पहले तो टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट की बात करते, ठीक है, स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट, फिक्शनल वगैरह, ये सब इन सब चीज़ों के बारे में बात करते, ठीक है। उसके बाद इंडिया में एम्प्लॉयमेंट का क्या सिचुएशन है, ओके। आप प्रेजेंट कंटेक्स्ट को भी बीच में ला सकते थे कि कोविड की वजह से भी एम्प्लॉयमेंट और ज़्यादा कम हुआ है, पहले ही क्राइसिस चल रहा था, अभी और ज़्यादा क्राइसिस आ गया है, ठीक है। जो रिपोर्ट्स हैं आती हैं, नीति आयोग जो रिपोर्ट निकालता है और अदर ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो इंडिया की बारे में रिपोर्ट्स निकालती हैं, ओके, वो सब आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है। फिर गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या हैं, जैसे इतने सारे पोर्टल्स खोले हैं अभी एनवायरमेंट कह रही हूँ मैं, इतने सारे पोर्टल्स खोले हैं अभी एम्प्लॉयमेंट के लिए, ठीक है। हर स्टेट ने पोर्टल्स खोले हैं, चाहे एमपी हो चाहे दिल्ली हो, ठीक है। ऑल दी स्टेट्स कम विद पोर्टल्स जहाँ आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो, जहाँ एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों एक दूसरे से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं टू मेक you know job creation easy or to get employed easily, ओके। सो ये सब जो गवर्नमेंट के एफर्ट्स हैं माइक लेबर्स के लिए, उन्होंने जो जो एफर्ट्स किए हैं, ओके, उनके लिए जो स्कीम्स लाए हैं, जो जितनी भी मनरेगा वगैरह के थ्रू उनको एम्प्लॉयमेंट देने की कोशिश की गई है, उसके बारे में आप बात कर सकते हो, ठीक है। एनवायरमेंट सॉरी आपकी एम्प्लॉयमेंट के बारे में आप इम्पैक्ट्स के बारे में बात कर सकते हो कि बार बार एनवायरमेंट आ रहा है तो मुझे एनवायरमेंट ही दिख रहा है, तो इम्पैक्ट्स के बारे में बात कर सकते हो कि अगर हमने जल्दी इस चीज़ पे काम नहीं किया तो और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, और कोविड के क्या इफेक्ट्स हुए इकोनॉमी पे, उसके एम्प्लॉयमेंट पे क्या इफेक्ट्स हुए हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, ये सब माइंड मैप है दैट यू कैन डिस्कस, ओके, दैट यू कैन मेक इन योर माइंड। और इसके थ्रू आपको बहुत ही इजी रहता है कोई भी चीज़ का, अगर आप बेसिकली एक डिज़ाइन बना लेते हो ना, एक बेसिकली एक मैप बना लेते हो, तो उस चीज़ को लिखने में आसानी हो जाती है। आपको आपके टॉपिक्स बहुत साफ दिख रहे हैं इस टाइम, आपको दिख रहा है कि आपको क्या क्या लिखना है। तो इसी तरीके से जब आप अपनी नोट मेकिंग करो, उसमें माइंड मैप बनाने की कोशिश करो, ठीक है। ड्राइंग आपके दिमाग में हमेशा रहती है, पिक्चर्स आपको हमेशा ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं इंस्टेड ऑफ राइटिंग। अगर आप कोई चीज़ लिखते हो ना, तो वो आप एक बार को रिवाइज करने में आपको टाइम लगता है, आप थोड़ा सा बोर्डम फील करते हो। बट अगर आप उसको पिक्चर के थ्रू, फोटोज के थ्रू, या फिर किसी भी इमेज के थ्रू या ड्राइंग के थ्रू रिवाइज करते हो, तो आपको ज़्यादा याद रहता है, ठीक है। हमारी पिक्चर मेमोरी वो होती है, वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है इंस्टेड ऑफ दिखने के, नोट्स वगैरह लिखने के। उसको आप पढ़ने में आपको आलस आता है। अगर आप माइंड मैप बना लेते हो ना, इस तरीके के मैप्स बना के रखते हो, इस तरीके के डायग्राम्स बना के रखते हो हर एक टॉपिक पे, तो फटाफट एग्जाम के टाइम आप क्या कर सकते हो, उसको उठा सकते हो, देख सकते हो और रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। आपको बोरिंग भी नहीं लगेगा। तो इस तरह से आप सब टॉपिक्स पे अपने व्यू पॉइंट्स को आराम से लिख पाओगे। फिर देन इट इज इम्पोर्टेंट टू बी कंसाइज एंड स्पेसिफिक, ठीक है। वही मैंने कहा कि पर्सनल आर्ग्यूमेंट्स को रखना है, बट इतना नहीं रखना है कि वो जरूरत से ज्यादा लेंदी हो जाए, या फिर जरूरत से ज्यादा ऐसा लगे कि आप उसी चीज को बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो, कुछ और आप बात ही नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो कंसाइज होना, स्पेसिफिक होना बहुत जरूरी है। अब मैं ही अगर अपने लेक्चर में एक ही बात को बार बार रिपीट करूं, तो आपको भी लगेगा कि मैम क्या बोल रही है, मतलब कुछ भी बार बार एक ही चीज को बोले जा रही है। ऐसी एग्जामिनर को भी लगेगा कि इसको कुछ नहीं पता, एक दो चीजें पता है, बस उसी के बारे में लिख रहा है या लिख रही है। तो वो आपको नहीं करना। तो आपको इस तरह से, जैसे एक ये मैप चल रहा है ना, एक ये आपका चार्ट चल रहा है, उसी तरीके से आपको जाना है। जैसे आपको पहले जनरल बैकग्राउंड के बारे में,
हिस्टोरिकल फैक्ट्स वगैरह उससे रिलेटेड आपके किसी भी टॉपिक से रिलेटेड रहे हैं, ठीक है, पास्ट में उस चीज़ के बारे में क्या हुआ है। फॉर एग्जांपल आपने विमेन एम्पावरमेंट की बात करी या विमेन की सोसाइटी में पोजीशन के बारे में बात कर रहे हो, तो आप थोड़े से हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स ले सकते हो, ठीक है। जैसे कि जितने भी अभी तक विमेन के को लेके बेसिकली रिवॉल्यूशंस हुए हैं, उन्होंने अपनी बेसिकली फ्रीडम को जीतने के लिए, या फिर जिसे कहते हैं ना अपनी अथॉरिटी को स्टैब्लिश करने के लिए सोसाइटी में जितने भी अब तक स्ट्रगल्स किए हैं, ठीक है, उनके जो अपने खुद के स्ट्रगल्स रहे हैं, और जो ऐसी विमेन रही हैं जिन्होंने सोसाइटी में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, ये प्रूफ किया है कि विमेन कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। तो आप ये सब चीज़ें लिख सकते हो, ठीक है। आप पास्ट से शुरू कर सकते हो और फिर आप प्रेजेंट पे आ सकते हो, ठीक है। तो हिस्टोरिकल फैक्ट्स भी आप थोड़ा बैकग्राउंड दे सकते हो किसी चीज़ के बारे में, ये आपके ऐसे को बहुत इफेक्टिव बनाता है। और ये चीज़ आपको इंट्रोडक्शन में ही करनी है, ठीक है, ये चीज़ आपको इंट्रोडक्शन में ही करनी होगी। देन कोड्स एंड सपोर्टिंग डिटेल, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप फेमिनिज्म के बारे में इंक्लूड करना चाहते हो विमेन एम्पावरमेंट में, तो आप बहुत सारे फेमिनिस्टों की कोर्स ले सकते हो, साइमन दे बेवियोर की, और बहुत सारे फ्रेंच फेमिनिस्ट हैं आपके जिनकी आप कोर्स को इंक्लूड कर सकते हो जब आप बेसिकली इन सब चीज़ों के बारे में बात कर रहे हो, ओके। तो यू कैन ऑल्सो इंक्लूड दैट। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट समराइज्ड, ठीक है। ये सब चीज़ें रिपोर्ट्स हो गई, कोर्ट्स हो गई, ये सब चीज़ें तो आपकी मिड में आ गई। कोर्ट्स को आप स्टार्टिंग में भी लिख सकते हो, ठीक है, इंट्रोडक्शन में भी लिख सकते हो, और कोर्ट्स को आप मिड में भी लिख सकते हो। जैसे कोई भी आपने थॉट लिखा किसी भी राइटर के बारे में, आपने उसको रेफर किया, तो उसकी कोई भी थॉट लिखी, तो उससे रिलेटेड उसकी कोई कोट लिख दी, ठीक है, मिड में। और लास्ट में आप क्या कर सकते हो, आप उसको समराइज करो, ठीक है। आपने जितना भी लिखा है उन सब चीज़ों के बारे में एक बार उसको समराइज कर दो, ठीक है, संक्षेप में उनको बता दो कि आपने ये चीज़ें लिखी हैं। कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी ऐसे राइटिंग में, ओके। So, these are the things that we can also keep in mind while writing our essays. In the next lecture, we will talk about different topics and how you can write about them. तो हम कुछ टॉपिक्स के बारे में एज अ रेफरेंस बात करेंगे, और आप कैसे उनके बारे में ऐसे राइटिंग में लिख सकते हो, इसको भी हम अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे, ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, and please like and subscribe the channel, okay। So thank you.